Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. बहुत टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि रेसलमेनिया 37 का अब जब क्राउड आने वाला है तो स्टेज का डिजाइन कैसा होगा, कैसा माहौल है। तो भाई आज मैं आपको नजारा दूंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा भाई रोमन रेंज के ना कुछ कड़क वाले पंगे हो गए हैं यूएफसी स्टार डैनियल कॉर्मियर के साथ। लोगन पॉल का क्या रोल होगा, पॉसिबली वो हो चुका है रिवील। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 37 की नाइट 1 के ऊपर आपको पहला कौन सा मैच पॉसिबली देखने को मिल सकता है। कर्ट एंगल के कुछ गर्मा गर्म सीन के बारे में, कैसे सेथ रॉलिंस अपने आप को बता रहे मिस्टर रेसलमेनिया, बहुत सारी बातें होने वाली इस वीडियो के अंदर हर बार की तरह। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के साथ आप लोग चिपके रहो। लेकिन उससे पहले गाइस, ऋषिकेश की जो सेकंड वीडियो राफ्टिंग वाली वो मैंने डाल दी है, यहां से आप लोग देख सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने राफ्टिंग करी हुई है तो आप रिलेट कर पाओगे। और ये जो मेरी थोड़ी हालत खराब हो रही है ना, फीवर वगैरह, वही वो रीजन है। तो जाके देखना क्या कांड हुआ मेरे साथ। डेफिनेटली आप लोग एंजॉय तो इसको करोगे। और हाँ, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्लॉग चैनल का और इस वीडियो का। सबसे पहले स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और थोड़ी गर्मा गर्म है, मतलब सच में गर्मा गर्म है। अब आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हो कि भाई ये तो हमको बताओ कि ये कई बार WWE के अंदर ऐसे हमको सीन देखने को मिलते हैं किसिंग वाले, या फिर समझ जाओ कैसे कैसे ये, अगर बंदे रियल लाइफ में पार्टनर हैं नहीं तो फिर ये अग्री कैसे करते हैं। अगर इनकी खुद से रियल लाइफ में कोई हस्बैंड वाइफ है तो कर्ट एंगल ने अपने शो के ऊपर बात करी उस सीन के बारे में। मुझे लगता है इससे ज्यादा ऑकवर्ड कोई बंदा फील कर सकता है। आपको याद होगा कर्ट एंगल, स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, इनके बीच हमको एक लव ट्रायंगल सा दिखाने की कोशिश की गई थी। बहुत सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सीन वगैरह तो आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर कर्ट एंगल ने बताया कि कैसे ये चीज कितनी ज्यादा वियर्ड थी। सबसे ज्यादा वियर्ड पार्ट यहाँ पर ये नहीं था कि उनको स्टेफनी मैकमैन को किस करना है, बल्कि इस पूरे सीन को डायरेक्ट पता कौन कर रहा था, कोई और नहीं बल्कि WWE कंपनी के मालिक साहब विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन के पिताजी। वो बिल्कुल वहीं पर खड़े हुए थे और कर्ट एंगल कह रहे भाई इससे ज्यादा वियर्ड सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती कि मैं स्टेफनी मैकमैन को किस कर रहा हूं, जो कि ऑलरेडी ट्रिपल एच के साथ लिंक्ड है। और किसके सामने? विंस मैकमैन, जो कि उनके फादर हैं, और विंस मैकमैन ये सब उनको करने के लिए कह रहे हैं। तो कर्ट एंगल ने इसमें कहा कि स्टेफनी मैकमैन ने किस करने के बाद मुझसे कहा कि भाई तुम मछली की तरह किस करते हो, मतलब ये उन्होंने मजाक उड़ाया था उनका। कर्ट एंगल ने कहा कि भाई और क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम मेरे से, जब इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर तुम मेरे से किस करवाओगे। तो ये एक चीज़ है जो कि कर्ट एंगल ने अपने शो के ऊपर रिवील करी। कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे बताने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं इसको। और हाँ, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई टेलीविजन के ऊपर हमको एंटरटेन करने के लिए ये किसी भी लिमिट्स तक जा सकते हैं। मतलब लिमिट्स मैं बैड सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालकर कर्ट एंगल ने उस सीन को परफॉर्म किया था। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस एंड यूएफसी स्टार डैनियल कॉर्मियर के बारे में। डैनियल कॉर्मियर को शायद आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग यूएफसी देखते हो तब तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपको एक सीन तो याद होगा जब ब्रॉक लेस्टर यूएफसी ऑक्टागोन में गए थे और डैनियल कॉर्मियर के साथ उनकी एक फाइट होने वाली थी। तो वहां पर जाकर उन्होंने धक्का दिया था डैनियल कॉर्मियर को, तो उसकी वजह से भी उनको अटेंशन मिली थी। WWE के फैंस भी उनको जान रहे थे। इवन बहुत टाइम से ऐसी स्टोरीज आती हैं कि डैनियल कॉर्मियर यूएफसी के बाद, मतलब एमएमए के बाद अब WWE के अंदर भी आ सकते हैं। तो सीन क्या हुआ, रोमन रेंज जो कि अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर एज और डैनियल मैन के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने बीच में डैनियल कॉर्मियर को भी घुसेड़ दिया कि मैं किसी के भी साथ 1-1 लड़ सकता हूं, फिर चाहे वो एज हो, वो डैनियल मैन है, वो डैनियल कॉर्मियर हो, कोई भी वो हो सकता है। अब इस पर डैनियल कॉर्मियर का जवाब आता है, उन्होंने यहाँ पर कहा रोमन रेंज को कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और उन्होंने यहाँ पर गलत रोमन रेंज को टैग कर दिया। मतलब रोमन रेंज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो है WWE रोमन रेंज, लेकिन उन्होंने टैग कर दिया रोमन रेंज WWE को। इस पर आते हैं हमारे पॉल हेमन बीच में, जो कि आपको पता है आग में घी डालने का काम करते हैं। पॉल हेमन ने यहाँ पर कहा कि वाह भाई वाह, देखो बंदे ने क्या कमाल किया है, ये गलत रोमन रेंज को टैग कर रहा है। इसके बाद रोमन रेंज से भी मजे लेना शुरू कर दिया उनके साथ। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये बंदा जब से कॉमेंट्री करने लगा है ना, ये सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक कड़क रिप्लाई आता है डैनियल कॉर्मियर की तरफ से रोमन रेंज के लिए। उन्होंने कहा कि देखो मैं 42 साल का हो चुका हूँ, मेरी बैक सही नहीं है, बट स्टिल मैं तुम्हें धो के रख सकता हूँ, एंड आई एम द बिग डॉग। इस तरीके से यहाँ पर मतलब ये तो ट्विटर के ऊपर ही इन्होंने पूरी एक स्टोरी लाइन सी बना दी है। मुझे लगता है इन फ्यूचर डैनियल कॉर्मियर WWE में आ सकते हैं। हालांकि उनकी एज अब ऐसी है, मतलब 42, ये नहीं कह सकते कि कोई वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है यूजुअली जो WWE के फैंस है वो एक्सेप्ट नहीं करते जो पहली बार WWE के अंदर रिंग में आ रहा है और उसकी एज ऑलरेडी इतनी ज्यादा हो। लेकिन क्योंकि डैनियल कॉर्मियर एक ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, WWE को पता है कैसे बड़े बड़े नामों का यूज किया जाता है अपनी रेटिंग्स लाने के लिए, या फिर ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है आगे के लिए। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपके क्या थॉट्स है मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना। लेकिन डैनियल कॉर्मियर मानते हैं अपने आप को द न्यू बिग डॉग। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और गाइस हम लोग बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में।
लोगन पॉल आपको पता है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस की स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और बात ये चल रही है कि लोगन पॉल का एग्जैक्टली रोल क्या होने वाला है। तो इस पर जो हमारे बुकर टी उन्होंने एक स्पॉइलर दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बातें सुनी है, या तो लोगन पॉल स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले इस मैच के, या फिर उनको स्पेशल इन्फोर्सर का रोल दिया जा सकता है। मतलब वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने अभी एज को देखा था, या तो एज की तरह ही उनको स्पेशल इन्फोर्सर बना देंगे, या फिर वो इस मैच के अंदर गेस्ट रेफरी का रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रेफरी का रोल इतनी अच्छी तरीके से लोगन पॉल निभा पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता भाई हर मोमेंट पर आपको ऐसे वो करना है, देखना है कि हाँ सारी चीज़ सही चल रही है फिर नहीं। मतलब एक ऑफिशियल का काम है, एक ऑफिशियल ही कर सकता है, लेकिन आप स्पेशल इन्फोर्सर उनको बना ही सकते हैं। एक छोटी सी अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम लोग रेसलमेनिया 37 के नाइट 1 के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है क्राउड आने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, तो सारे के सारे जो लोग हैं वो एक्साइटेड है। हमसे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स एक्साइटेड है कि कैसे उनको बहुत टाइम के बाद रिएक्शन सुनने को मिलेगा। तो ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर ये कहा कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 37 के अंदर नाइट 1 के अंदर उनको मेन इवेंट में न डालकर बल्कि उनको ओपनर में डाल दे। और गाइज जैसा आपको पता है कि अगली जो स्मैकडाउन होने वाली है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरीके से रेसलमेनिया एडिशन बना दिया और उन्होंने रेसलमेनिया का किक ऑफ बना दिया एक तरीके से उसको। इसके पीछे रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया का टाइम लंबा नहीं घसीटना चाहती, और किक ऑफ जो पैनल होता है वहां पर आपको किक ऑफ मैचेस नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि किक ऑफ शो के अंदर किक ऑफ मैचेस डालने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं जो पहला मैच है वो शायद कोई मेजर मैच हो सकता है। तो स्पॉइलर आप लोग इसको कह सकते हो कि शायद रेसलमेनिया 37 के अंदर जो आपको पहला मैच देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली मेन इवेंट के अंदर, लेकिन शायद ये मैच आपको ओपनर के अंदर देखने को मिल सकता है। और ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेसलमेनिया में जो भी आपका मैच होता है वो बड़ा मैच होता है, मेन इवेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इस बार सीन अलग है, फैंस वापस आ रहे हैं, तो पहली बार जो भी परफॉर्म करेगा क्राउड के सामने, क्राउड की एक अलग ही एनर्जी होगी और उसको मैं फील करना चाहता हूं। तो अगर मेरा पहला मैच होता है तो मैं यहां पर इस ज्यादा खुश होऊंगा वो कि इससे कि वो मेन इवेंट हो। तो शायद यहां पर एक तरीके से हमको स्पॉइलर मिल गया है और मैं तो खुश भी होऊंगा देखकर अगर ड्रू मैकिंटायर वो बंदे होते, क्योंकि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जब फैंस वापस आएंगे ना तो मैं वो पहला बंदा बनना चाहूंगा जो कि फैंस के सामने परफॉर्म करेगा। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को कैसे प्लान करती है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें यहाँ पर, कोई एक खास ऐसी बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन स्टोन कोल्ड ने रिवील किया रेसलिंग इंक को कि विंस मैकमैन मेरे फोन कॉल्स अब नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि कैसे विंस मैकमैन अब बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर मैं टॉप पर था मैं विंस मैकमैन को कॉल करता था, बेल आधी भी नहीं जाती थी और उससे पहले विंस मैकमैन मेरा फोन उठा लेते थे, लेकिन आज के टाइम में वो सीन अलग है। उन्होंने कहा फोन उठा रहे तो दूर की बात, जब मैं टेक्स्ट करता हूँ विंस मैकमैन को तो कुछ दिनों का मुझे वेट करना पड़ता है, उसके बाद मुझे विंस मैकमैन की तरफ से रिप्लाई मिलता है। ये यहाँ पर कुछ भी स्टोन कोल्ड ने विंस मैकमैन के अगेंस्ट नहीं बोला, बल्कि उन्होंने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई विंस मैकमैन बहुत ही ज्यादा बिजी आदमी है। लेकिन फिर भी एक देखने वाली बात ये भी है कि स्टोन कोल्ड भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि सड़क चलते किसी ने आपको कॉल कर दिया हो, लेकिन फिर भी विंस मैकमैन काफी बिजी बंदे हैं। तो ये कुछ एक अंदर की बात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन ये है भाई विंस मैकमैन का सीन कि अगर उनका कोई बड़ा चाहने वाला भी हो या मतलब जिसके साथ उनका रिलेशन अच्छे हो, लेकिन वो इतने बिजी बंदे हैं कि वो आपका फोन नहीं उठा सकते और टेक्स्ट मैसेज में भी 2 दिन के बाद आपको रिप्लाई मिलता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ लेट्स सी आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है डब्ल्यूडब्ल्यूई। वैसे तो बहुतों को पता ही होगा कौन किसको कहा जाता है मिस्टर रेसलमेनिया। अभी तक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब से शायद किसी और बंदे को कहा जाने लगेगा मिस्टर रेसलमेनिया। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस ने खुद से एक ट्वीट डाला ट्विटर के ऊपर जहां पर वो अपने आप को बता रहे हैं द न्यू मिस्टर रेसलमेनिया। और आपको पता है रिसेंट में जो सेथ रॉलिंस के ट्वीट आ रहे हैं ना ट्विटर के ऊपर वो कुछ अलग ही हो रहे हैं, फैंस उससे रिलेट नहीं कर पा रहे। तो इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी, जॉन सीना ने एक पूरा कोड डाला जहां पर उन्होंने कहा कि जब तुम अपने आप को बदलते हो तो क्योंकि लोग तुम्हारी पुरानी पर्सनालिटी से फेमिलियर होते हैं तो वो तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस तरीके से। तो इसी चीज को यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने कोट करते हुए रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई तो मेरे दिल की भावनाओं को समझता है। यानी सेथ रॉलिंस ये बताना चाह रहे हैं कि अब वो बदल चुके हैं लेकिन फैंस उनको एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ यहाँ पर सेथ रॉलिंस का भाई जो पूरा ट्विटर सेक्शन है ना वो बहुत ही क्रिप्टिक हो चुका है, आपको समझ नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं। फिर 1-2 दिन की बात समझ आता है, ओ वो जो बात कही थी ना वो इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो सेथ रॉलिंस है फिलहाल हमारे न्यू मिस्टर रेसलमेनिया। क्या ये टैग आप उनके नाम के साथ देखना चाहोगे, क्या आपको अच्छा लग रहा है, या फिर पुराना वाला जो है मिस्टर रेसलमेनिया वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे धीरे धीरे मुझे लगता है टैग चेंज होंगे, क्योंकि अगर आज के टाइम में जिसको पहले मिस्टर रेसलमेनिया कहते हैं वो रेलेवेंट नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये टैग किसी और को भी दे सकती है। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया 37 के स्टेज से। बहुत टाइम हो गया था, मैं भी कह रहा था भाई ये स्टेज के डिजाइन कब आएंगे, कब हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यूजुअली मुझे लगता है शायद 1 महीना या फिर 25 दिन जब रहते रेसलमेनिया को तभी ये चीज़ें रिवील हो जाती है। लेकिन भाई अब तो 10-12 दिन का ही जो टाइम था वो भी बाकी था और कुछ यहाँ पर रिवील नहीं हो रहा था। लेकिन गाइस जो रेमंड जेम्स स्टेडियम है उसकी एक ड्रोन फुटेज आते हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हो
कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुका है वो जो मेन स्टेज वाला डिजाइन होता है जहां से सुपरस्टार अपनी एंट्रेंस करते हैं। और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपको एक पायरेट शिप देखने को मिल रहा है और ये पायरेट शिप भाई बहुत ऊंचा सा है, मतलब इसकी हाइट अगर हम नीचे से ऐसे खड़े होकर देखें तो ये बहुत ऊंची जाएगी। तो मतलब ऐसा कुछ होने वाला है क्या सीन की बंदा जो है कि शिप के अंदर से अपनी एंट्रेंस करने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ एक शिप नहीं है, एक शिप तो स्टेज या फिर वो रैंप वाले एरिया पर है और दूसरा शिप यहाँ पर थोड़ी अलग से साइड में भी रखा हुआ है। तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई इस बार का सीन। और मुझे लगता है कि रेमंड जेम्स के अंदर जब फैंस बैठेंगे पूरा खचाखच स्टेडियम भरा होगा तो भाई एक बिल्कुल गजब सा फील आने वाला है। और देख के तो लग रहा है कि तैयारी पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और इसमें टाइम वैसे लगता है लेकिन WWE के पास इतने ज़्यादा है वर्कर काम करने के लिए कि वो तुरंत जो है धाएं करके 3-4 दिन में इसको फिनिश कर देंगे। और अभी इसकी मुझे पता है कुछ और भी आएंगी फोटोज़, तो वो भी मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ऐसा लगता है हमारा रेसलमेनिया 37 का स्टेज जो कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगने वाला है। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो भाई। ब्लॉग वीडियो को बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाई है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं में जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। So see you guys in my next video.